नमस्कार, NH1 न्यूज़ में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज हमारे प्रोग्राम के खास मेहमान हैं जम्मू कश्मीर के जाने माने बिजनेसमैन मानिक भत्रा। ये एसोचैम के जम्मू कश्मीर काउंसिल के चेयरमैन भी हैं और भत्रा ग्रुप के डायरेक्टर भी हैं। और जम्मू कश्मीर में अक्सर बहुत सारे लोग जो हैं इनसे वाकिफ़ होंगे, रोज़ इन्हें टीवी पर देखते होंगे। तो भत्रा साहब, आपका बहुत स्वागत है। थैंक यू जी। तो सर, जिस तरीके से कल यूनियन गवर्नमेंट ने अपना बजट लाया और निर्मला सीतारमण ने जिस तरीके से उसे पेश किया, हिस्ट्री में पहली बार डिजिटल बजट आया। जम्मू कश्मीर के लिहाज से आप किस तरीके से इसे देखते हैं? देखिए, अगर जम्मू कश्मीर की बात करें तो बजट में कल 30,700 करोड़ के आसपास का इन्होंने प्रपोज एलोकेशन रखा है फंड्स के लिए। वो फंड यहीं यूनियन टेरिटरी की डेवलपमेंट के लिए ही यूज़ होगा। काफ़ी प्रोजेक्ट्स हैं जो गवर्नमेंट टेकअप करना चाहती है और आई थिंक वो फंड उसी के लिए निकाला गया है जो उससे टेकअप किया जाएगा। साथ ही साथ उन्होंने गैस पाइपलाइन का भी अनाउंसमेंट किया है कल। जैसा कि हम जानते हैं कि भटिंडा तक तो गैस पाइपलाइन है, तो उसके आगे का एक्सटेंशन होगा। गैस पाइपलाइन आने से ये होगा कि अगर हम बात करें, जैसे आपको उज्ज्वला स्कीम का भी पता होगा जिसमें 7 से 8 करोड़ लोगों को गवर्नमेंट ने पहले केटर किया था। इस बार उज्ज्वला में भी 1 करोड़ लोगों को और ऐड किया गया है। और गैस पाइपलाइन आने से फ़ायदा ही होगा बिकॉज अगर आप देखें ट्रांसपोर्टेशन टाइम बचेगा, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बचेगी। उसके अलावा जैसे अभी फार्मर प्रोटेस्ट चल रहा था तो यहाँ गैस की और पेट्रोल डीजल की शॉर्टेज होना शुरू हो गई थी बिकॉज टाइम लग रहा था सप्लाई आने में। उन चीज़ों से भी हम बचे रहेंगे। विंटर मंथ्स में कुछ एरियाज ऐसे हैं जो कट ऑफ हो जाते थे। पाइपलाइन अब ये नहीं पता कहाँ तक जाएगी, बट जहाँ जहाँ पाइपलाइन जाएगी उन एरियाज को एक्सेस रहेगा गैस का। तो आई थिंक काफ़ी अच्छा और पॉजिटिव स्टेप लिए गए हैं यूनियन गवर्नमेंट की तरफ से। जब से यूनियन टेरिटरी बनी है तब से गवर्नमेंट का फोकस यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपमेंट हो, लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो। और आई एम श्योर जो प्रोजेक्ट्स आएंगे, गैस पाइपलाइन आएगी, इससे एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगी काफ़ी। जी, तो ओवरऑल व्यू वैसे सर, बी के बिजनेसमैन आप किस तरीके से ऐसे देखते हैं? अगर लेमैन के नज़र से देखें तो उन्हें लग रहा है कि कहीं ना कहीं जो आम आदमी है, जो ज़मीन से जुड़ा हुआ आदमी है, उसके लिए इस बजट में ख़ास कुछ नहीं था। अगर हम गाड़ियों की बात करें, उनका कहना है कि गाड़ियाँ या सोने की बात करें वो सस्ती होंगी। बाकी चीज़ें आप देखेंगे किस तरीके से आम लोगों के लिए ये बजट है और जो बिजनेस क्लास है उसके लिए। देखिए, अगर बजट की बात करें, हम सबको पता है कि कोविड-19 पैंडेमिक बहुत बुरा था और उसमें सिर्फ जम्मू कश्मीर नहीं, पूरा हिंदुस्तान और पूरा दुनिया उससे इफेक्टेड थी और पूरे दुनिया के बिजनेसेस उससे इफेक्टेड थे। वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक थोड़ा सा स्लो डाउन आया था। इंडिया की बात अगर हम करें, पिछले कुछ महीनों से इंडिया अब वी शेप रिकवरी पे आ गया हुआ है और उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट ने बहुत अच्छी पॉलिसीज करी हैं। जो बजट से पहले भी उन्होंने स्कीम्स लाते रहे, आत्मनिर्भर भारत लाए, MSME को सपोर्ट करा और कुछ ना कुछ वो इन्फ्यूज़ करते रहे इकोनॉमी के अंदर, जिससे इकोनॉमी चलती रहे। और इकोनॉमी रिकवरी पाथ पे है। अगर हम टूरिज्म की बात करें तो टूरिज्म अगर आप स्टेट्स का देखें, जैसे अगर हम गोवा की बात कर लें या हिमाचल की बात कर लें, इनफैक्ट अगर गुलमर्ग, श्रीनगर भी बात करें तो टूरिस्ट वापस आना शुरू हो गया है काफ़ी। और हमारे स्टेट का तो इकोनॉमी सारी टूरिज्म पे चलती है। और आप जैसे कल देखें, जो कल स्टेट ये यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट का ऑर्डर आया, उसमें माता वैष्णो देवी का भी इन्होंने अपर लिमिट 25,000 यात्री दिन की कर दी है। तो उससे भी क्या होगा कि मार्केट में वापस टूरिस्ट आएगा, जो ट्रेडर है, जो टैक्सी वाले हैं, इनको वापस बिजनेस मिलना शुरू होगा तो रिकवरी होगी। ब्रॉडर पर्सपेक्टिव पे अगर आप देखें, जो बहुत बड़ा स्टेप यूनियन गवर्नमेंट ने लिया है कि उन्होंने डायरेक्ट टैक्सेस या कोई भी टैक्सेस में चेंज कोई भी नहीं करा। अगर हम दूसरी कंट्रीज की बात करें, उन्होंने कोविड से लड़ने के लिए टैक्सेस को बढ़ाया है, बट यूनियन गवर्नमेंट ने ये बहुत बड़ा डिसीजन लिया कि इन्होंने टैक्सेस को नहीं छेड़ा। तो आपको कहीं ना कहीं लगता है कि जिस तरीके का बजट आया है, ये इकोनॉमी को पुश करने के लिए, ये इंडस्ट्री को पुश करने के लिए, और जो यंग एंटरप्रेन्योर हैं उन लोगों को उनका जो मोटिवेशन है उन लोगों को बढ़ावा देने के लिए? बिल्कुल। अगर हम यंग एंटरप्रेन्योर की बात करें, स्टार्टअप में आपने कल सुना होगा कि गवर्नमेंट ने 1 साल का और एक्सटेंड कर दिया है टैक्स बेनिफिट। और वैसे भी अब हम डिजिटल इंडिया की तरफ जा रहे हैं। इंडिया वैसे भी स्टार्टअप में बिलीव करता है। अगर हम बात करें तो अब हम वन ऑफ द लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम है वर्ल्ड में, और हमारे यहाँ पे तो बहुत सक्सेस स्टोरीज भी हैं। अगर हम ओयो रूम्स की बात कर लें, यूनिकॉर्न स्टार्टअप है। तो गवर्नमेंट का फोकस पूरा है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपना बिजनेस में भी आएँ, और बिकॉज आगे फ्यूचर तो यूथ ही है। और अब जैसे पूरी दुनिया इंडिया को एक मैन्युफैक्चरिंग हब की तरह देख रही है, तो आई एम श्योर ये बजट उसी तरफ हमें पुश कर रहा है, आत्मनिर्भर भारत की तरफ। आगे अपॉर्चुनिटीज, जॉब अपॉर्चुनिटीज, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज बहुत आएंगी आगे मेरे हिसाब से।
तो सर आपका जो फैमिली है काफ़ी सालों से हेल्थ सेक्टर से जुड़ा हुआ है और काफ़ी नाम आप लोगों ने कमाया है। एक साल आपने भी देखा होगा किस तरीके का साल रहा। कोविड-19 ने पूरी दुनिया को जिस तरीके से ग्रस्त किया, क्या आपको लगता है गवर्नमेंट का फोकस जिस तरीके से इस बजट में देखने को मिला, जिसमें फंड्स इसमें बढ़ाए गए, क्या लगता है जम्मू कश्मीर किस तरीके से आने वाले दिनों में ये आगे प्रोग्रेस करेगा? देखिए, अगर गवर्नमेंट के फोकस की बात करें, गवर्नमेंट का फोकस तो हेल्थ पे पहले से है। अगर आप पीछे भी देखें, जो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना और ECGSH, फिर ये एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस स्कीम्स गवर्नमेंट पहले से दे रही है और बहुत लोग उसका फ़ायदा उठाते हैं। बिकॉज हमारे हॉस्पिटल इन सब के साथ वो है, रजिस्टर्ड हैं, तो हमें पता है कि बहुत लोग इसका फ़ायदा ऑलरेडी उठा रहे थे। अब गवर्नमेंट ने रिसेंटली सेहत कार्ड भी लॉन्च करा, तो उससे पूरे जम्मू कश्मीर के लोगों को बहुत फ़ायदा होगा। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर तो हमारा अच्छा है ही है जम्मू कश्मीर का, अगर बाकी स्टेट से कंपेयर करें इतना बुरा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। और अगर हम ब्रॉडर पर्सपेक्टिव पे बात करें, अगर हम देखें कि जो बाहर की डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो अभी भी कोविड के साथ जूझ रही हैं, उधर कोविड के वापस स्पाइक आ रहे हैं। हमारी गवर्नमेंट ने बहुत अच्छे से कंट्रोल करा है इसको, कोविड को। अगर आप जम्मू की भी बात करें, यहाँ पे अब ज़्यादा केसेस नहीं रहे हुए, पूरे इंडिया में भी अब 3 से 4% आई थिंक एक्टिव रेट रह गया है जो कोविड का है, बाकी रिकवर हो चुके हुए हैं मोस्टली लोग। और ये हेल्थ सेक्टर में गवर्नमेंट ने इसलिए भी इन्वेस्टमेंट बढ़ाई है बिकॉज कोविड एक नई चीज़ थी सबके लिए। तो सिर्फ हमने नहीं, बाकी बाहर की कंट्रीज ने भी रियलाइज करा कि सबके हेल्थ स्ट्रक्चर को एक रिवैम्प चाहिए। तो बहुत अच्छा स्टेप है मेरे हिसाब से। सर आपको लगता नहीं है कि जिस तरीके से बजट हर साल आता है, हमारा जम्मू कश्मीर का बहुत सा जो हमारी टेरिटरी है, आप देखते हैं कि रिमोट एरियाज़ पर ज़्यादा डिपेंड है, बहुत पॉपुलेशन है वहाँ पे। जी जी। मगर जिस तरीके का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पे होना चाहिए, प्राइवेट अगर हॉस्पिटल्स की बात करें वो भी कन्फाइंड रह जाते हैं जम्मू या श्रीनगर सिटीज़ के बीच में। जी जी। तो क्या आपको लगता है कि आने वाले दिनों में, बीइंग ए यंग एंटरप्रेन्योर, आप भी बिजनेस से जुड़े हैं, आपको लगता है कि आने वाले दिनों में ऐसा वक्त भी आएगा जब हमारा हेल्थ सेक्टर जो होगा काफ़ी वास्ट होगा, रिमोट एरिया? देखिए, गवर्नमेंट तो काफ़ी काम कर रही है। गवर्नमेंट ऑलरेडी जो अपने इनके रूरल हेल्थ सेंटर्स हैं उनको काफ़ी रिवैम्प किया है, और कोविड के चलते तो बहुत डेवलपमेंट हुई है उन हेल्थ सेंटर्स में। और वैसे भी गवर्नमेंट का फोकस है और प्राइवेट इन्वेस्टर्स और प्राइवेट हॉस्पिटल्स को जम्मू कश्मीर में लाने का। हॉस्पिटल एक ऐसी चीज़ है कि जितने आए उतने कम हैं, बिकॉज हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर है और काफ़ी लोग हैं जो इंटरेस्टेड हैं जम्मू कश्मीर में इन्वेस्ट करने के लिए। और आई एम श्योर अगले 3 से 4 साल में हेल्थ सिनेरियो और बेटर ही होगा, इससे पीछे नहीं जाएंगे हम लोग। और जो रूरल हेल्थ की आप बात कर रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर में जैसे हमारा भी है, हम लोगों का भी फोकस है, तो हम लोग आइडेंटिफाई कर रहे हैं एरियाज जहाँ पे रूरल हेल्थ सेंटर्स खुल सकें। तो मतलब मोस्टली सब लोग प्रोसेस में हैं जी उस चीज़ के। तो सर आप जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में अच्छे लेवल पर आप बिज़नेस करते हैं, आपको क्या लगता है 2014 के बाद जिस तरीके से चेंज आया है, कितना आप देखते हैं जब क्रिटिसिज्म होता है गवर्नमेंट का कि उन्होंने उतना फोकस नहीं किया, इंडस्ट्रीज़ जो हैं, MSMEs की बात करें वो अलग बात है कि उनको नुकसान हुआ है, या आपको क्या लगता है कि बड़े लेवल पर कहा जाता है जब ये टारगेट किया जाता है सरकार को कि ये सिर्फ अमीर लोगों की सरकार है, गरीबों की नहीं है, तो उसको किस तरीके से आप देखें? मैं ऐसा नहीं कहूँगा, बिकॉज इसमें क्या है कि MSME पे गवर्नमेंट का फोकस रहा ही है। और अभी नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी भी अनाउंस हुई है जम्मू कश्मीर के लिए, जिसमें नई इंडस्ट्रीज़ के लिए तो पैकेजेस हैं ही हैं, जो एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रीज़ हैं उनका भी ध्यान रखा गया है। और अगर आप बात करें किसी भी स्टेट की डेवलपमेंट है या किसी भी यूनियन टेरिटरी की डेवलपमेंट है, तो गवर्नमेंट और जो भी वहाँ के इंडस्ट्रीज़ हैं, सर्विस सेक्टर है, सबको मिलके काम करना पड़ता है। उसी से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी, उसी से मतलब एक हम लोग प्रोग्रेस की तरफ जाएंगे। तो आई थिंक सरकार जो भी लाती है बहुत बैलेंस तरीके से, सब हर वर्ग को सोच के उस तरह से बजट निकाला है इन्होंने। मेरे को पर्सनली कभी ऐसा नहीं लगा। आपको लगता है कि ये जस्ट सिर्फ पॉलिटिक्स है? इसमें पॉलिटिक्स मैं कह नहीं सकता, बिकॉज मतलब जो अगर मैं अपने एंगल से बात करूं तो सरकार का जो भी आता है मोस्टली बैलेंस्ड ही आ रहा है, और जो आ रहा है एक वो ग्रोथ ओरिएंटेड अप्रोच और आउटलुक के साथ आ रहा है जी। तो सर आप भी ऑटोमोबाइल के साथ लगे हुए हैं, जिस तरीके से नया अभी आपने देखा स्क्रैप पॉलिसी भी इन्होंने कहा है कि लाएंगे, जिसमें शायद 25 साल तक की 20 साल के बाद जो गाड़ियाँ हैं उन्हें रिप्लेस किया जाएगा। तो क्या आपको लग रहा है इसमें कितना फ़ायदा होगा और नुकसान कितना होगा? देखिए, फ़ायदे नुकसान से ज़्यादा अगर हम बात करें, इसमें सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा जो हमारा नेचर, अगर हम देखें इकोसिस्टम बहुत इफेक्टेड था, पोल्यूशन बहुत लेवल्स बहुत बढ़ गए थे इंडिया में। मोस्टली उसमें देखा जाता है कि जो पुरानी जितनी गाड़ी होती जाती है तो वो उतना पोल्यूटिंग ज़्यादा हो जाती है। तो उससे ये होगा कि एक तो नई गाड़ी आएंगी,
उससे आपका एटमॉस्फेयर बेटर होगा। गवर्नमेंट का अब जो नया फोकस आ रहा है वो भी ज़्यादा अब हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ आ रहा है, और आगे नए नॉर्म्स आ रहे हैं जिसमें एमिशन नॉर्म्स बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो किए जाएंगे। तो देखिए ये एक ऐसी पॉलिसी है कि इवेंचुअली तो कभी ना कभी तो हर बंदे को रिप्लेस करनी है। स्क्रैप पॉलिसी से ये फायदा हो जाएगा, उसको एक जेन्युइन स्क्रैप वैल्यू मिल जाएगी जो वो किसी डीलर पे जाके यूटिलाइज कर पाएगा अपनी नई गाड़ी खरीदने के लिए, और आई थिंक इससे एनवायरनमेंट पे बहुत फर्क पड़ेगा जी। तो आपने भी हाल ही में पिछले शायद 1 साल पहले आपने हॉस्पिटल यहाँ जम्मू में लॉन्च किया था, कैंसर हॉस्पिटल, जी जी जी, जो इन कोलैबोरेशन विद अमेरिकन ऑन्कोलॉजी के साथ था। तो एफडीआई भी इस बार जो है वो शायद 70 से ज़्यादा % बढ़ाया गया है। वो सिर्फ इंश्योरेंस में बढ़ाया है, बाकी सेक्टर में आपको लगता है कि एफडीआई बढ़ाने की ज़रूरत है, बाहर से लोग आने चाहिए, ताकि यह लगता है कि अपने ही देश में इसको ज़्यादा? देखिए अभी एफडीआई की अगर बात करें, एफडीआई सिर्फ इंश्योरेंस में बढ़ाया है गवर्नमेंट ने, बाकी सेक्टर्स में नहीं बढ़ाया। तो इंश्योरेंस में एफडीआई बढ़ाने से आई थिंक ये फायदा है कि जो एग्जिस्टिंग इंश्योरेंस कंपनीज हैं उनमें उनके पास अगर कोई इन्वेस्ट करता है आके तो उनका रिसोर्स पूल बढ़ जाएगा, और अगर कोई बाहर से बड़ा प्लेयर आता है तो कॉम्पिटिटिवनेस आएगी, तो क्वालिटी ऑफ इंश्योरेंस बेटर हो जाएगी। गवर्नमेंट का बेसिकली मेन फोकस है कि कस्टमर किंग रहना चाहिए, कस्टमर सिक्योर रहना चाहिए, और उसको बेस्ट सर्विसेज प्रोवाइड होनी चाहिए। तो सर आप चेयरमैन भी हैं एसोचैम के जम्मू कश्मीर काउंसिल के, मगर कई बार जब हम सुनते हैं जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो अपना उनके जो भी ग्रीवेंसेस होते हैं वो हाईलाइट करते हैं कि जम्मू कश्मीर से जो भी प्रोडक्शन होती है उसको कोई ख़रीदने वाला नहीं होता है, वो कहीं जा नहीं सकते, और ये डिपेंडेंट रह जाता है खाली यूनियन टेरिटरी में। जी, तो जी। क्या आपको लगता है कि जम्मू कश्मीर को किस लेवल पे कैसे काम करना चाहिए कि जो इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग हैं, जो बिजनेसमैन हैं, उनके लिए एवेन्यूज़ बढ़ें? देखिए इसमें अगर बात करें जो यहाँ पे प्रोडक्शन होती है, गवर्नमेंट ने ड्राई पोर्ट्स भी दिए हैं यहाँ पे, जिससे अगर कोई एक्सपोर्ट करना चाहता है या इंपोर्ट करना चाहता है उनकी क्लियरेंसेस ईजी हो जाती हैं। और चैलेंजेस सिर्फ जम्मू कश्मीर में नहीं है, पूरे इंडिया में ही हैं। मतलब अगर आप चैलेंजेस की बात करें, हर इंडस्ट्री को, हर बिजनेस को कंपटीशन तो स्टिफ है, बिकॉज हम इतनी बड़ी कंट्री हैं और इतने लोग काम कर रहे हैं, और गवर्नमेंट कोशिश करती है एक लेवल तक कि वो जितनी हेल्प हो सके वो हेल्प करती है। अब जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें तो जम्मू कश्मीर में ही काफ़ी इंडस्ट्रीज ऐसी हैं जो यहीं प्रोड्यूस करती है और सारी खपत यहीं पे हो जाती है, या नेबरिंग स्टेट्स में जा सकता है, जैसे पंजाब हो गया, हिमाचल हो गया, हरियाणा हो गया। तो आई थिंक मोस्टली तो गवर्नमेंट का फोकस रहता है, और काफ़ी इंडस्ट्रीज ऐसी हैं जिसमें सब्सिडीज भी मिलती हैं। कुछ इंडस्ट्रीज ऐसी हैं जिसमें कॉम्पिटिटिवनेस बहुत ज़्यादा है, तो उसमें तो आई थिंक वो उनके पर्सनल लेवल पे, फिर प्लानिंग लेवल पे आ जाता है कि वो उसको कैसे बेटर प्लान करके उसको मोर एफिशिएंट इफेक्टिव कर सकते हैं। तो कैसे इस पे आप लोग काम कर रहे हैं? एसोचैम किस तरीके से आप लोग कोलैबोरेशन में? देखिए हम ये करते हैं कि हम इंडस्ट्रीज, सर्विस इंडस्ट्री, जो मैन्युफैक्चरिंग है, हम हर इंडस्ट्री से फीडबैक लेते हैं। फिर फीडबैक में हम जो मेन पॉइंट्स होते हैं, जो मेन पेन पॉइंट्स हैं, वो निकालते हैं, वो फिर हम गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं उनके बिहाफ पे, जो भी रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट्स है, और उसके साथ हम एक उनको सजेस्टेड रेजोल्यूशन भी देते हैं उन चीज़ों का। बिकॉज एसोचैम की अगर हम बात करें, इंडिया का सबसे वन ऑफ द ओल्डेस्ट ट्रेड बॉडी है, हमारे 4.5 लाख मेंबर्स हैं पैन इंडिया, और अगर आप कोई भी कंट्री की टॉप किसी भी कंपनी या इंडस्ट्रियलिस्ट की बात करें तो वो फाउंडिंग मेंबर्स में से हैं या ऑलरेडी हमारे पेट्रन मेंबर्स हैं। तो और हमारा जो भी हम इंफॉर्मेशन भेजते हैं सेंटर, अपने जो हेड ऑफिस है उसको, वो उसको बहुत रिफाइन करके बहुत सी कंसल्टिंग कंपनीज के साथ डिस्कस करके उसका एक हमें रेजोल्यूशन, एक सजेस्टेड रेजोल्यूशन भेजते हैं, जो हम गवर्नमेंट को फिर प्रेजेंट करते हैं कि एक हमारी तरफ से ये सजेस्टेड रेजोल्यूशन है, जिसपे गवर्नमेंट भी एक पॉजिटिव वे में देखती है। तो जम्मू कश्मीर में आने वाले दिनों में किस तरीके से आप जो भी ग्रीवेंसेस होंगी, जो भी इंडस्ट्री को लेके या जो अलग अलग सेक्टर्स को लेके, उनको किस तरीके से प्रेजेंट करेंगे लेफ्टिनेंट गवर्नर के सामने या गवर्नमेंट के सामने? देखिए हमारी कोशिश तो रहती है कि किसी की भी कोई भी ग्रीवेंसेस हैं वो आके हमें बताएं, हम उसका एक उनका ग्रीवेंसेस में हम डिटेल में समझते हैं, उसका फिर एक हम प्रॉपर डॉक्यूमेंट बनाते हैं जिसमें उसका डिटेल साइनॉप्सिस देते हैं कि कितने सेक्टर में, इस सेक्टर में कितनी इंडस्ट्रीज को ये प्रॉब्लम आ रही है, इसका पॉसिबल रेजोल्यूशन क्या है, और क्या काउंटर मेजर्स ऐसे हैं जिससे ये चीज़ें ठीक हो सकती हैं। तो हमारी कोशिश और इंटेंशन तो वही रहती है कि जितना मैक्सिमम हम सबको सपोर्ट कर सकें और बेटर वे में सपोर्ट कर सकें। हमें एडवांटेज ये रहता है कि बीइंग अ नेशनल चेंबर, हमें दूसरे स्टेट्स का डेटा होता है हमारे पास, और हमारे को हेड ऑफिस का काफ़ी सपोर्ट रहता है, तो हमें एक बेटर अंडरस्टैंडिंग मिल जाती है प्रॉब्लम के बारे में, और कहीं ना कहीं किसी और स्टेट में भी अगर वो प्रॉब्लम आ रही हो, वहाँ कैसे रिजॉल्व हुई थी,
वो डॉक्यूमेंट भी हम गवर्नमेंट को प्रेजेंट कर सकते हैं कि इस स्टेट में भी सिमिलर प्रॉब्लम थी और उस प्रॉब्लम को रेजोल्यूशन इस तरह वहाँ पे किया सर गया। इस बजट में एक पॉइंट जो सबसे ज़्यादा इस कोविड के दौरान उठा था वो था माइग्रेंट लेबरर्स का। जी जी। उस लेवल पर इसको इस बजट में पेश नहीं किया गया कि इन लोगों का आने वाले दिनों में क्या ऐसी पॉलिसी बने कि इन लोगों को अगर ऐसी सिचुएशन हो, जॉब सिक्योरिटी रहे, इन लोगों को इतना सफ़र ना करना पड़े, कहीं ना कहीं उनके लिए कुछ ना कुछ तो आपको लगता होना चाहिए। देखिए कि उसमें जो है कि जो भी रजिस्टर्ड होते हैं लेबर किसी भी इंडस्ट्री या बिजनेस के साथ, उनके लिए ऑलरेडी प्रोविजंस तो जो लेबर डिपार्टमेंट है उनके होते हैं, वो लोग रजिस्टर्ड होते हैं पीएफ ईएसआई अलग अलग चीज़ों के लिए, तो उनको जो बेनिफिट्स होते हैं वो तो मिलते ही हैं। और मतलब इसमें ऐसा है कि गवर्नमेंट एमएसएमई और इंडस्ट्री को इसलिए सपोर्ट कर रही है, पॉलिसीज़ इसलिए आ रही हैं आगे कि जो एमएसएमई है वो आगे अपने जो उनका वर्कफोर्स है या उनके लिए जो लोग काम कर रहे हैं वो उनका ध्यान रख सके। तो इसमें गवर्नमेंट के चेक्स एंड बैलेंसेस हमेशा रहते हैं। लेबर डिपार्टमेंट है जो रेगुलरली आके चेक करता है कि जो आपके लिए काम कर रहे हैं वो खुश हैं कि नहीं, उनको पूरी फैसिलिटीज़ और जो बेनिफिट्स पे एंड बेनिफिट्स हैं वो मिल रहे हैं कि नहीं। एक वहाँ गवर्नमेंट का रोल वहाँ खत्म हो जाता है, उसके आगे फिर जो इंडस्ट्री वाले हैं या बिजनेसमैन हैं उनका रोल शुरू हो जाता है कि मतलब एंड ऑफ द डे अगर वो बंदा हमारे लिए काम कर रहा है तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हम उसका ध्यान रखें और उसकी फैमिली का ध्यान रखें। सर थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू अस। तो ये थे हमारे साथ आज एसोचेम के चेयरमैन जम्मू काउंसिल के मानिक बत्रा, और ये बत्रा ग्रुप के डायरेक्टर भी हैं। इन्होंने पूरी डिटेल में बात की कि कल जिस तरीके से निर्मला सीतारमन ने बजट में अपनी पूरी बातें रखी, जम्मू कश्मीर के लिए क्या क्या रखा, उस पर डिटेल से इनके साथ बात हुई। इन्होंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा है, पब्लिक भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखेगी। कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। आप जुड़े रहें NH1 न्यूज़ के साथ।